नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण की बात करने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ दक्षिण एशिया बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आज हम बात कर रहे हैं उस बलूचिस्तान की जिसकी आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है। यह इलाका अपने संघर्ष, संस्कृति और साहस के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके लोगों की पीड़ा और उम्मीदें अक्सर खबरों से गायब रहती हैं। मई 2025 में बलूच राष्ट्रवादी नेताओं ने पाकिस्तान से आजादी का ऐलान कर दिया। एक ऐसा कदम जिसने दक्षिण एशिया की राजनीति में हलचल मचा दी। ये घोषणा अचानक नहीं आई, बल्कि इसके पीछे वर्षों की तैयारी, आंदोलन और बलिदान छुपा था। ये फैसला अचानक नहीं था, बल्कि दशकों से सुलग रही आग का नतीजा था। बलूच लोगों की असंतुष्टि, उनके अधिकारों की अनदेखी और लगातार होते दमन ने इस आंदोलन को जन्म दिया। सोशल मीडिया पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ट्रेंड करने लगा और दुनिया भर में फैले बलूच समुदाय ने इसका जश्न मनाया। युवाओं ने ऑनलाइन कैंपेन चलाए और कई जगहों पर रैलियां भी निकाली गईं। इस घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बहस छिड़ गई। क्या यह सिर्फ प्रतीकात्मक है या असली बदलाव की शुरुआत? विशेषज्ञों ने इसके असर और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा शुरू कर दी। बलूच नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र से शांति सेना भेजने की अपील की ताकि क्षेत्र में हिंसा और अराजकता को रोका जा सके, और भारत से नई दिल्ली में दूतावास खोलने की इजाजत मांगी। यह कदम भारत पाकिस्तान संबंधों में भी नई बहस का कारण बना। पाकिस्तान सरकार ने इसे विदेशी साजिश कहकर खारिज कर दिया, लेकिन हकीकत ये थी कि कई इलाके पहले ही उसके नियंत्रण से बाहर थे। सरकार की चिंता और प्रतिक्रिया दोनों ही तीखी थीं। यह ऐलान ऐसे वक्त हुआ जब पाकिस्तान आर्थिक और राजनीतिक संकटों से जूझ रहा था। देश में महंगाई, बेरोजगारी और अस्थिरता पहले से ही चरम पर थी। अब सवाल है, क्या सिर्फ ऐलान से कोई क्षेत्र आजाद हो सकता है? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्या करेगा? क्या दुनिया के बड़े देश इस नए घटनाक्रम को मान्यता देंगे? और बलूचिस्तान के आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? क्या उनकी जिंदगी में वाकई कोई बदलाव आएगा, या यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान बनकर रह जाएगा? इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन इतना तय है कि मई 2025 की इस घोषणा ने इतिहास का नया अध्याय लिख दिया है। बलूचिस्तान की कहानी अब एक नए मोड़ पर है और पूरी दुनिया इसकी अगली कड़ी का इंतजार कर रही है। बलूचिस्तान के संघर्ष को समझने के लिए हमें 1947 में लौटना होगा, जब उपमहाद्वीप में एक नई राजनीतिक हलचल मची थी। जब ब्रिटिश भारत का बंटवारा हुआ, लाखों लोग अपनी जड़ों से उजड़ गए और नई सीमाओं ने कई रियासतों के भविष्य को अनिश्चित बना दिया। उस समय बलूचिस्तान कई रियासतों में बटा था, जिनमें सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण थी कलात, जिसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान बहुत गहरी थी। 15 अगस्त 1947 को ख्यान ऑफ कलात ने अपनी रियासत की आजादी का ऐलान किया और कलात की संसद ने पाकिस्तान में विलय को सिरे से खारिज कर दिया। यह फैसला बलूच जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक था, लेकिन यह आजादी कुछ ही महीनों में खत्म हो गई, क्योंकि क्षेत्रीय राजनीति और दबाव ने हालात बदल दिए। मार्च 1948 में पाकिस्तानी सेना ने कलात पर चढ़ाई की और दबाव में आकर खान को विलय पत्र पर दस्तखत करने पड़े। इस घटना ने बलूच समाज में गहरा आक्रोश भर दिया। बलूच राष्ट्रवादी आज भी इसे अवैध कब्जा मानते हैं और इसे अपनी अस्मिता और अधिकारों पर हमला मानते हैं। 1948 के बाद से बलूचिस्तान में विरोध की आग सुलगती रही है। यह आग कभी धीमी, कभी तेज, लेकिन कभी बुझी नहीं। 5 बड़े विद्रोह हो चुके हैं, जिनमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई पीढ़ियों ने संघर्ष झेला। इन विद्रोहों को सेना ने बेरहमी से कुचला, लेकिन हर दमन के बाद आंदोलन और भी मजबूत होकर उभरा। आजादी की भावना आज भी बलूच युवाओं के दिलों में जिंदा है और वे अपने अधिकारों के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। 2006 में नवाब अकबर बुगटी की हत्या ने संघर्ष को और तेज कर दिया, जिससे बलूच आंदोलन को नया मोड़ मिला। यह इतिहास बताता है कि बलूचिस्तान का संकट दशकों के अन्याय, टूटे वादों और उपेक्षा का नतीजा है, जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे गरीब प्रांत है। यहाँ गैस, सोना, तांबा, कोयला जैसे खनिजों की भरमार है, फिर भी लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं।
बलूच राष्ट्रवादियों का आरोप है कि इस्लामाबाद उनके संसाधनों का शोषण करता है, लेकिन बदले में कुछ नहीं देता। गैस फील्ड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। गैस ने पंजाब को रोशन किया, लेकिन बलूचिस्तान के गांव आज भी अंधेरे में हैं। सैंडक और रेकोडिक जैसी परियोजनाओं से अरबों डॉलर के खनिज निकाले गए, लेकिन स्थानीय लोगों को न नौकरी मिली न मुनाफा। बुनियादी ढांचे का अभाव, शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी और सरकारी नौकरियों में भेदभाव ने युवाओं को निराश कर दिया है। यही हताशा उन्हें हथियार उठाने पर मजबूर करती है। यह लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक न्याय की भी है। बलूचिस्तान के संघर्ष का सबसे स्याह पहलू है मानवाधिकारों का हनन। एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस, यानी लोगों को जबरन गायब कर देना, यहाँ आम बात है। सुरक्षा एजेंसियां छात्रों, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं को बिना आरोप उठाकर गायब कर देती हैं। इन लापता लोगों के परिवार सालों तक भटकते हैं, कई बार उनकी लाशें ही मिलती हैं। इस नीति का मकसद विद्रोह को कुचलना और समाज में खौफ फैलाना है। जबरन गुमशुदगी के अलावा न्यायेतर हत्याएं और सामूहिक कब्रें भी सामने आती रहती हैं। सेना पर आरोप है कि वह संदिग्धों को बिना कानूनी प्रक्रिया के मार देती है। मीडिया की पहुंच सीमित है, इसीलिए ये घटनाएं अक्सर छुपी रह जाती हैं। इस दमन चक्र ने बलूच समाज को तोड़ दिया है। लोग डर के साए में जीते हैं और युवाओं को लगता है कि अब सशस्त्र संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है। जब राजनीतिक रास्ते बंद हो जाते हैं तो हथियार बंद संघर्ष जन्म लेता है। बलूचिस्तान में दशकों से यही कहानी दोहराई जा रही है, जहां लोगों की आवाज को दबाने की कोशिशें लगातार होती रही हैं। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) और अन्य संगठनों ने पाकिस्तान से आजादी के लिए गुरिल्ला युद्ध छेड़ रखा है। ये संगठन खुद को अपने लोगों के अधिकारों के रक्षक मानते हैं और उनका दावा है कि वे बलूच पहचान और संसाधनों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। ये संगठन पाकिस्तानी सेना, पुलिस और सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हैं। उनके हमलों का मकसद सरकार की पकड़ को कमजोर करना और अपनी मांगों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना है। वे पहाड़ी इलाकों का फायदा उठाकर छोटे छोटे समूहों में हमला करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। इन इलाकों की भौगोलिक जटिलता और दुर्गमता उनके लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। इनकी रणनीति ने पाकिस्तानी सेना के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। सेना को हर कदम पर अनिश्चितता और खतरे का सामना करना पड़ता है, जिससे तनाव और बढ़ जाता है। विद्रोही गुटों का दावा है कि कई ग्रामीण इलाकों पर उनका नियंत्रण है। रात में तो सरकार का असर लगभग खत्म हो जाता है। कई गांवों में लोग डर के साए में जीते हैं और रात के समय विद्रोहियों की गतिविधियां तेज हो जाती हैं। इन समूहों ने गैस पाइपलाइन, रेलवे ट्रैक और CPC प्रोजेक्ट्स को भी निशाना बनाया है। इन हमलों से न सिर्फ आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि सरकार की विकास योजनाओं पर भी असर पड़ता है। मई 2025 की घोषणा के बाद हमलों में और तेजी आई है। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है, लेकिन हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालांकि आम नागरिकों के मारे जाने की खबरें भी आती हैं, फिर भी कई बलूच इन्हें स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं। उनके लिए ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, बल्कि पहचान और अस्तित्व की भी है। बलूचिस्तान की कहानी में चीन एक नया किरदार है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, सीपीक और ग्वादर बंदरगाह को गेम चेंजर बताया जाता है, लेकिन बलूच लोगों को यह विकास नहीं, नया उपनिवेशवाद लगता है। बलूच राष्ट्रवादियों का आरोप है कि सीपीएक उनके बिना सलाह के थोप दिया गया। ग्वादर बंदरगाह को चीनी कंपनी को लीज पर दे दिया गया और स्थानीय मछुआरों की आजीविका छीन ली गई। CPSE की नौकरियां भी बाहरियों को मिलती हैं, बलूच लोगों को सिर्फ छोटे मोटे काम। इससे असंतोष और गहरा गया है। इसी वजह से CPEC परियोजनाएं और चीनी नागरिक विद्रोही गुटों के निशाने पर हैं। हमलों के जवाब में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में और सैनिक तैनात किए हैं, जिससे दमन और बढ़ गया है। विकास के नाम पर संघर्ष और भड़क गया है। जब स्थानीय स्तर पर न्याय की उम्मीद खत्म हो जाती है, तो नजरें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर टिक जाती हैं। बलूच राष्ट्रवादी दशकों से संयुक्त राष्ट्र और भारत से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। मई 2025 की घोषणा के बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से शांति सेना भेजने और जनमत संग्रह कराने की अपील की। उनका मानना है कि इससे पाकिस्तानी सेना के अत्याचार रुकेंगे और आजादी के दावे को अंतर्राष्ट्रीय वैधता मिलेगी। भारत को वे स्वाभाविक सहयोगी मानते हैं। बलूच नेताओं ने
नई दिल्ली में दूतावास खोलने की इजाजत मांगी और भारत से बांग्लादेश जैसी मदद की उम्मीद जताई। हालांकि भारत ने हमेशा सतर्क नीति अपनाई है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान का आंतरिक मामला मानता है, लेकिन मानवाधिकार हनन पर चिंता जताता रहा है। फिर भी बलूच राष्ट्रवादी मानते हैं कि भारत ही पाकिस्तान पर दबाव डाल सकता है। स्वतंत्रता की घोषणा करना आसान है, लेकिन असली चुनौती है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। अगस्त 2025 तक किसी भी देश या संगठन ने रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को मान्यता नहीं दी है। दुनिया के ज्यादातर देश पाकिस्तान से रिश्ते खराब नहीं करना चाहते। चीन, अमेरिका, मुस्लिम देश सभी सतर्क हैं। जमीनी हकीकत भी चुनौतीपूर्ण है। कई ग्रामीण इलाकों पर विद्रोहियों का दबदबा है, लेकिन क्वेटा, ग्वादर और बड़े शहर अब भी पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण में हैं। पाकिस्तान ने आजादी की घोषणा के बाद सैन्य अभियान तेज कर दिए हैं। एक दिलचस्प बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर से भी चेतावनी की आवाजें उठने लगी हैं। कुछ नेता मानते हैं कि हालात नहीं सुधरे तो बलूचिस्तान अलग हो सकता है। फिर भी घोषणा और हकीकत के बीच फासला बहुत लंबा है। बलूचिस्तान आज उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच खड़ा है। आजादी की घोषणा ने लोगों में नया जोश भरा है। वे अपने संसाधनों, भाषा और संस्कृति की सुरक्षा का सपना देख रहे हैं, लेकिन चुनौतियां भी बड़ी हैं। पाकिस्तानी सेना की ताकत, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कमी और आंदोलन के अंदर गुटबाजी। क्या बलूचिस्तान बांग्लादेश की तरह आजाद हो पाएगा, या यह संघर्ष कुर्दों की तरह लंबा और अनसुलझा रहेगा? क्या भारत या अमेरिका अपनी नीति बदलेंगे? सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई शांतिपूर्ण समाधान संभव है, या यह क्षेत्र हिंसा में डूबा रहेगा? बलूच लोगों की आजादी की आकांक्षा अब दबाई नहीं जा सकती। उनकी आवाज अब दुनिया तक पहुंच चुकी है। अब देखना है कि दुनिया इस अपील को सुनती है या फिर अनसुना कर देती है। बलूचिस्तान का भविष्य इसी पर निर्भर करेगा। नमस्कार।